आईआईटी रुड़की में G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अहम कार्य कर रहा आईआईटी। चमोली हादसे पर नहीं थम रही सियासत। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कहा, चमोली हादसे के पीड़ितों की सरकार ने की है मदद, दोषियों पर की कार्रवाई। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा ने बनाया प्लान। सभी सांसदों की कमजोर विधानसभा सीटों को लेकर जिम्मेदारी तय। सांसद निशंक को मिला हरिद्वार में हारी विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने का जिम्मा। उत्तराखंड में अभी नहीं मिलेगी बारिश व राहत। आज 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में 10 स्टेट हाईवे समेत 167 सड़कें बंद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने नए भवनों का लोकार्पण किया, वहीं नए छात्रों का दीक्षारंभ समारोह भी आयोजित किया। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और इस जहाँ पर दून विश्वविद्यालय जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उसके हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, और जिनके संयोजन में विश्वविद्यालय लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, अनेकों नवाचारों को अपना रहा है। टेक्नोलॉजी, साइंस और नवाचार अनेकों प्रकार से विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। इसकी कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, सभी विभागाध्यक्ष, सभी फैकल्टी से आए हुए हमारे शिक्षकगण, और आज इस शिक्षारंभ कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी अभिभावकगण, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर दीक्षा आरंभ का हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम तो आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि सामान्य तौर पर दीक्षांत समारोह में जो हमारे उपाधि धारक होते हैं, उनको राष्ट्र निर्माण के लिए एवं समाज के लिए कार्य करने का हम लोग दीक्षांत में समारोह जब भी होता है उसमें संदेश देते आए हैं। आज ये सौभाग्य की बात है कि आज दीक्षा आरंभ के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है, और जो हमारे भारत के भावी कर्णधार हैं उन सब से मिलने का भी अवसर आज प्राप्त हो रहा है। आज का दिन वास्तव में आप सभी के लिए बड़ा यादगार दिन है। मेरे लिए भी अत्यंत रोमांचित करने वाला ये क्षण है कि आज मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के समक्ष अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप सबको देखकर, और जब भी मैं विश्वविद्यालय में आता हूँ, महाविद्यालय में आता हूँ या कोई छात्रों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो अपने जो विद्यार्थी जीवन के दिन हैं
वो पुनः स्मृति में आ जाते हैं, उन दिनों की याद आ जाती है। और जैसा धन सिंह जी ने कहा, वास्तव में आज हम लोग बड़े आईआईटी रुड़की में G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने के लिए उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यह बहुत गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्य आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। सौभाग्य है कि मुझे भी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में से, सर्वोत्तम संस्थानों में से एक मेरा प्रयास रहता है कि भले ही अन्य कार्यक्रम छूट जाए या थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में देश के अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने ज्ञान एवं कुशलता से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विशेषकर रुड़की आईआईटी के बारे में विस्तार से बताया, मेरा भी ये सौभाग्य है। देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी उपस्थित रही, जहां उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती है, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे, हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कनिष्क फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सामाजिक जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट रखेंगे, उसको जो है अपना दूध पिलाएंगे और बाजार के डब्बे वाले दूध पर ही निर्भर नहीं रहे। उत्तरकाशी में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को दर्शाता एक मामला सामने आया है, जहां एक तरफ तो सरकार डिजिटल क्रांति की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जनपद के सुदूरवर्ती गांव सेकू की, जहां एक शिक्षिका ज्वाइनिंग के बाद से आज तक स्कूल ही नहीं आई। दूसरा मामला प्राथमिक विद्यालय श्री कोनगढ़ का है, जहां एक शिक्षिका के भरोसे जर्जर भवन में अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षिका पढ़ाने में कम और ऑफिस के कामों में ज्यादा व्यस्त रहती है, इसलिए यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ एक मैडम की ज्वाइनिंग हुई थी, जिनकी की नई ज्वाइनिंग थी, और शासन प्रशासन के द्वारा उनको मात्र 2 माह के अंदर ही उनका अटैचमेंट यहाँ से अल्मोड़ा कर दिया गया, और तब से हमारे बच्चों को एकल विद्यालय चल रहा है वहाँ पे। और ये जो मैडम हैं वो भी बहुत परेशान हैं, उनका भी अभी ट्रांसफ़र हो चुका है, उनका भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ शासन प्रशासन बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ पे अधिकारियों से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक को हमने इस विषय में मुख्यमंत्री पोर्टल पर तक डाला हुआ है, तब भी हमारे लिए अभी तक कोई टीचर की, अध्यापक की कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। देखिए, ये वास्तव में है कि अभी बेसिक शिक्षा में काफ़ी शिक्षकों की कमी है, और इस समय हस्तांतरण का समय था, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत कम बच्चे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर विद्यालय को जो है जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी हो सके। तो अभी जो हस्तांतरण हुए, उनके अलावा जो विद्यालय रिक्त हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, उनमें व्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा। चंपावत के लोहाघाट और बालाकोट ब्लॉक में तेजी से आई फ्लू की बीमारी फैल रही है। उपचार के लिए आई फ्लू मरीज उप जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आई सर्जन डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि बरसात के मौसम में
लोग आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी में लोगों की आंखें लाल और गुलाबी हो रही है और आंखों में काफी जलन भी होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो करीब 1 सप्ताह तक रहती है। डॉक्टर इससे बचने के लिए आई फ्लू मरीज के संपर्क में आने से बचने और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं लक्षण दिखने पर बार बार तुरंत उपचार के लिए भी कहा जा रहा है। थोड़ा बारिश का मौसम है तो इसमें बहुत ज़्यादा आई फ्लू के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लक्षण होते हैं आंखों का लाल होना, आंखों में कीचड़ आना, आंखों में खुजली होना और एक आंख से दूसरी आंख पे होने की भी संभावना रहती है। इससे बचाव बहुत ही इजी है। यदि हम सावधानी रखें तो बचाव हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं जाना है। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको बार बार अपने सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, आंखों को नहीं रगड़ना है और जैसी कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास कंसल्ट करके आना है, हम उनको दवाई देंगे। जोशीमठ नगर के सुनील वार्ड की महिला समूह से जुड़ी स्वावलंबी महिलाएं गृहस्थी के साथ साथ पहाड़ी उत्पादों के जरिए आगे कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में सुनील महिला समूह की महिलाएं जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल चमोली के सहयोग से एक और पहल शुरू कर रही है, जिसमें जड़ी बूटी संस्थान के अधिकारियों ने महिलाओं को तेज पत्ता, इलायची, बड़ी लेमन ग्रास और पौधे निःशुल्क वितरण किए ताकि आने वाले समय में इन महिलाओं की आर्थिक में वृद्धि हो। तो देखिए, महिलाओं के लिए अब ये नया कदम उठाया गया है, जहां महिलाओं ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया और इसी के साथ संस्थान के अधिकारियों ने निःशुल्क पौधे उनको बांटे हैं ताकि आने वाले समय में महिला की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी बेहतर बन सके। बीते 2 दिनों से पौड़ी शहर में डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए एसडीएम मुक्ता मिश्रा ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें डॉग बाइट के शिकार कुछ लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्थानीय और कांग्रेस नेताओं ने जल्द शहरवासियों को हमलावर कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान ईओ नगरपालिका गौरव भसीन और सभासद अनीता रावत आमने सामने हो गए। मुद्दे को लेकर तकरार हुई। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका को जागरूकता फैलाने और जल्द समस्या निस्तारण की मांग की। नगर क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ पे आए थे कलेक्ट्रेट में। उन्होंने मौखिक रूप से ये अनुरोध किया है कि जो यहाँ पे शहर में कुत्ते डॉग बाइट के केसेस बढ़े हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कल ही डीएम सर ने ईओ को चिट्ठी भी इशू की है, डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। आज भी ईओ को बताया गया है, उन्होंने अवगत कराया कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रुड़की के रामपुर में स्थानीय लोगों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर चुंगी से मछली बाजार तक जाने वाली रोड की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, जिस वजह से वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और रोड को जल्द बनवाने का आश्वासन दिया, साथ ही धरना भी समाप्त करवाया। लेकर और मच्छी मोहल्ले चौक तक जो सड़क का हाल है वो बेहद नाजुक है, खस्ता हाल है। सड़क बची नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लोग चोट लग रही है। प्रदीप बत्रा जी यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अपने यहाँ की सड़कें सारी उन्होंने बना दी, चाहे रामनगर हो, आवास विकास हो या सिविल लाइन हो, लेकिन यहाँ की सड़क की उन्होंने सूध नहीं ली। कोई काम उन्होंने मुस्लिम समुदाय का नहीं करा। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बात झूठ है, वो खाली पेपर में है, कहने वाली है, डिबेट में है। कोई काम उन्होंने यहाँ नहीं करा मुस्लिम समुदाय का। ये पूरा क्षेत्र है। तो हम ये मांग करते हैं प्रदीप बत्रा जी से, सांसद महोदय से, मुख्यमंत्री जी से कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी हमारे काफ़ी सड़कें रुकी क्षतिग्रस्त हुई है आपदा में और काफ़ी सड़कों में जो है वो गड्ढे हो गए हैं। पैच वर्क का कार्य आपदा द्वारा बहुत जल्दी कराया जा रहा है, जिसके लिए अर्जेंसी वर्क जो है वो शुरू हो गया है और रामपुर चुंगी वाली सड़क का टेंडर हो चुका है। पर अभी फिलहाल बरसात का टाइम है, हॉटमिक्स प्लांट बंद पड़े हैं। जैसे ही हॉटमिक्स प्लांट चालू होंगे, तारकोल द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया जाना है। 1 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है और जैसे ही अगस्त माह खत्म होगा, बारिश का मौसम खत्म होगा, सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और पूरी चौड़ी सड़क बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी और जनता के लिए हमेशा तत्पर है। कोई भी कार्य है वो तुरंत और त्वरित रूप से होगा। अतिक्रमण निश्चित तौर पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, 200 फुट चौड़ी सड़क है, लोगों ने वहाँ नाले ढक दिए हैं, लोगों ने वहाँ पर ईंटें, बजरी, बालू ला के डाल दिया है, लकड़ी वो द्वारा इंक्रोचमेंट है। तो सड़क निर्माण से पहले लोग अपना सामान हटाना होगा, तभी सड़क निर्माण पूरा हो पाएगा और पूरी सड़क बन पाएगी।
देहरादून में सरकारी अस्पतालों और राजकीय मेडिकल कॉलेजों से हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि सरकार कोरोना काल में लगाए गए कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रकोप जो है कम हुआ, सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। के लिए हमारा नाम लिया जाता है, लेकिन बाकी हमारे लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग कोविड के दौरान अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हम कोरोना वॉरियर्स के घर वालों में भी हमें कोई ऐसी अलग से शक्तियां नहीं भगवान ने दे रखी थी, फिर भी हम लोग जो है सरकार के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम करते रहे। हम लोग नहीं डरे। आज हमें जरूरत है कि जब हम सरकार के साथ हमने काम किया है, सरकार के महामारी में साथ दिया है, तो जो हमने अपना फर्ज निभाया, एक देश का प्रदेश का बेटा होने का जो हमने फर्ज निभाया है, नए लोगों को ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। हमें ज्वाइन पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हमने प्रदेश का बेटा होने का फर्ज निभाया, लेकिन हमारे साथ ऐसा आज व्यवहार किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जिस टाइम पे हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम एक खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं सर। यहाँ पे कभी सचिवालय तो कभी डीजी हेल्थ, कभी मंत्री आवास, घूम घूम के परेशान हो चुके हैं। 6 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। 6 तारीख से अभी तक हमारी सरकार कोई सुध बुध नहीं ले रही है। अगर अब सरकार हमारा समायोजन की मांग नहीं पूरी करती है तो हम आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हम फिर से आमरण अनशन और एक बहुत बड़ा कूच करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब थक चुके हैं। अब हमारे पास बिल्कुल हमारा धैर्य अब पार हो चुका है। जितना धैर्य रखना था हमने रख लिया। लक्सर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन का टिकेत किसान संगठन एसडीएम से मिलने पहुंचा, जहां संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी ने जोगावाला गांव में एक लेखपाल द्वारा किसानों से दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए उसे क्षेत्र से हटाने की मांग उठाई। वहीं अपनी 5 सूत्रीय मांगों के तहत पूर्ण रूप से बिजली बिल और बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कृषि ऋण माफी सहित केसीसी माफ के अलावा बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों के उचित मुआवजे और नदियों के क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत की मांगे भी उठाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसडीएम ने आश्वासन दिया है। आगे टिकेत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने एक टीम भेजी थी जिला सहारनपुर से, ये देखने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा, सरकार क्या कर दी है, संगठन के साथ दुर्व्यवहार कर दी है या किसानों के साथ क्या कर दी है। इनकी कुछ मांगे थी। एक नीरज जी पटवारी है, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, वो एसडीएम साहब को हमने बता दिया। जो राकेश टिकेत जी ने हमें कहा था वो हमने सूचना एसडीएम साहब को दे दी कि आप सही तरीके से यहाँ कार्य कर लो। हमारे जो संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील जी हैं, इनको साथ लेकर संगठन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक धरना हमारा रुड़की चल रहा है। एसडीएम साहब ने कहा कि हम पूरी कोशिश करते हैं, जो भी सरकार से गाइडलाइन एसडीएम साहब को आ रही है, हमें उसी पर कार्य कर रहे हैं। जो मुख्यतः थी कि हमारे पास में एक गांव पड़ता है जोगावाला, जो बिल्कुल ही उत्तराखंड का आखिरी गांव पड़ता है, और वहाँ पर जो पटवारी के किसान है चौधरी यशपाल सिंह, उनकी जमीन है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा भाई जो सारा सर्वे हो रहा थोड़ा इसे भी देख ले। तो उसने कहा तुम्हारे यहाँ जमीन है, उसके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया उन्होंने, उसने जो एक बिल्कुल ही शोभनीय बात नहीं थी। और हम इसी बात को लेकर एसडीएम साहब से मिलने आए थे, भाई ऐसे जो लेखपाल ना हटाया जाओ। मुख्यतः हम ये कहते हैं कि हमारी जो ये त्रासदी हुई है, इसमें हमारे 5 मांगे मुख्य थी। नंबर 1 था हमारा बिजली बिल पूरा माफ हो। दूसरी हमारी थी बहुउद्देशीय सहकारी समिति है, इसका जो पूरा लोन माफ होना चाहिए। तीसरा हमारा केसीसी माफ होना चाहिए। चौथा हमारा यह था कि जिन लोगों के मकानों में टूट फूट हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। 5वीं अहम मांग थी हमारी, जो नदी है, जो बांध टूटे हैं, उन बांध की मरम्मत हो और जो अधूरे पड़े उन बांधों को पूर्ण किया जाए। एक भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जोगावाला में जो लेखपाल है वो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका सही तरीके से सर्वे नहीं कर रहा है और सभी खेतों को नहीं देख रहा है। तो इसको लेकर के ज्ञापन दिया है और अन्य क्षेत्रों की भी समस्याएं उन्होंने लिखी हुई है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर के जो लेखपाल है उससे वार्ता की जाएगी और कोई अगर किसान छूटा हो तो उसको मुआवजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा यदि उसकी फसल क्षति है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य समस्याएं उनके द्वारा लिखी गई है क्षेत्र में मुआवजे को लेकर के, वो शासनादेश के जो मानक है उसके अनुसार नियमानुसार जारी किया जा रहा है और लगातार हमारी टीम इस पर काम कर रही है और मुआवजा वितरण का कार्य।
रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा में विशेष समुदाय के एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। तब से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। तभी पुलिस के पहुंचने से पहले ही दूसरा ग्रुप आरोपी को छुड़ा कर ले गया। इससे गांव के लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। थाने पहुंचकर आरोपी पर कार्यवाही की मांग की गई है। मामले में 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके चलते पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर अब आ चुकी है। सभ्य आदमी और शरीफ लोग हैं, लेकिन हमारे साथ जो आज हो रहा है, हमारे घरों के अंदर गेटों पे जा जाके लड़कियों को रात को दिन में छेड़ा जा रहा है। और छेड़ने के बाद हम जब थाने में आते हैं, न थाने में हमारा साथ दिया जाता है, न प्रशासन साथ देता है, न आज भाजपा की सरकार हमारा साथ दे रही है। ठीक है, कोई हमारा साथ नहीं देता है। हम लोग कहाँ जाए, किस पे रिपोर्ट करें? रुड़की के इकबालपुर के खाताखेड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद आदिल फरीदी ने कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आदिल फरीदी ने बताया कि 6 अगस्त को उनके कैंप कार्यालय पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महंत इंद्रेश अस्पताल की 25 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम आएगी और सभी क्षेत्रवासियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में पहुंचकर लाभ उठाए। साथ ही उन्होंने महंत इंद्रेश अस्पताल की टीम का आभार भी व्यक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार पुलिस ने युवती की हत्या का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है आरोपी सिडकुल की फार्मा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर के पद पर तैनात था और लड़की भी वहां काम करती थी। दोनों के 3-4 सालों के संबंध भी थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की दलित होने के कारण आरोपी के परिवार ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने लड़की को आखिरी बार मिलने के बहाने बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहुत बढ़िया काम किया है। अगर मेरी लड़की वापस मिल जाए तो मुझे लड़की चाहिए, नहीं तो उसको फांसी की सजा चाहिए। मुझे फांसी हो जाए तो मेरा थाना क्षेत्र में रानीपुर में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी, जो कंकाल स्वरूप में थी। उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी और इस संबंध में हमारी टीम जो जितनी गुमशुदगी पूर्व में लिखी गई थी उस संबंध में जानकारी कर रहे थे। मृतका के जो फादर है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिडकुल पर लिखवाई गई, पहचान कराई गई। तो कपड़ों से परिवारजनों ने पहचान करी। पहले से क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें जो है, जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग, जो संपर्क में आए थे, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो, उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइजर जो पुनीत है, जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई। जिस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। कहीं ना कहीं वह उसको किसी बहाने से लाकर और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद टिबड़ी के सुनसान क्षेत्र में पानी में डाल दिया था। क्योंकि और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सितारगंज में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, साथ ही 9 ग्राम स्मैक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध स्मैक और मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है और आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। तो देखिए, सितारगंज से हम आपको खबर बता रहे हैं, स्मैक तस्कर एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ा है और 9 ग्राम स्मैक इससे बरामद की गई है। देखा जाए तो लगातार पुलिस जो है नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।